जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे दोस्तों। आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चन आंसर पे बात करेंगे। क्वेश्चन आंसर देखेंगे हम 3D लाइन प्लेन स्फीयर के सभी के मिला के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, एक दो लाइन है मेरे पास। 2x इक्वल टू 3y इक्वल टू माइनस जेड एंड 6x इक्वल टू माइनस वाई इक्वल टू माइनस 4z। इन दोनों लाइन के बीच में बिटवीन देम एंगल फाइंड करना है। फाइंड एंगल, इन दोनों लाइन के बीच में एंगल फाइंड करना है। तो देखो, मैंने आपको जो इसके लिए फॉर्मूला बताया था वो बताया था cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 एंड प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर एंड अंडर रूट a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर एंड c2 स्क्वायर। ये दो लाइनों या दो प्लेन के बीच के एंगल या कोण का सूत्र है ना। तो सबसे पहले हमको अपनी लाइन इसके रूप में बनानी पड़ेगी। तो देखो, पहली लाइन को हम बना लेते हैं। हमारी पहली लाइन, ये हमारी पहली लाइन है। इसे मैं लिख सकता हूँ x माइनस जीरो। इसके बाद इसे लिख सकता हूं मैं y माइनस जीरो, और इसे भी लिखा जा सकता है z माइनस जीरो। और अपॉन में देखो, ये 2 जो है ना वो यहाँ आ जाएगा, दैट इज ये हो जाएगा 1/2। इसके बाद ये जो 3 है इसे ऐसे लिखा जा सकता है 1/3, और ये -1। तो इसे हमने लाइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। लाइन जो कुछ इस तरह से रहती है, x माइनस x1 अपॉन a फॉर्म में, है ना। चलिए दूसरी लाइन को भी बना लेते हैं हम लोग। ये दूसरी लाइन इसे भी बना रहे हैं। देखो, दूसरी लाइन लिखी हुई है ये, तो इसे मैं लिख सकता हूँ x माइनस जीरो अपॉन 1/6। उसके बाद है माइनस वाई, तो y माइनस जीरो, ये हो गया अपने पास -1। एंड ये z मतलब z माइनस जीरो, और ये हो गया -1/4। अब देखो, हमारे पास ये दो लाइनें दी गई हैं, इन दोनों लाइन के बीच का हमें एंगल निकालना है। तो बस सिंपल हम फॉर्मूला रख देंगे इसमें, cos थीटा इक्वल टू अंडर रूट। तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। जैसे यहाँ से हमारे पास ये x1 का वैल्यू, y1 की, इन सबकी 0 0 है, लेकिन हमें इनकी जरूरत भी नहीं है। हमें तो केवल a1 a2 का वैल्यू चाहिए, वो हम यहाँ रख रहे हैं। cos थीटा इक्वल टू, आप रखें ऐसे cos थीटा इक्वल टू, आप चाहें तो L1 L2 वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। L1 L2 a1 a2, है ना। ये जो अपने देखे ना, ये वाला फॉर्मूला होता है L1 L2 प्लस M1 M2 एंड प्लस N1 N2। ये भी लगाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए हमें अपने दिक अनुपातों को, दिक कोज्जाओं में, मतलब डायरेक्शन रेशियो को डायरेक्शन कोसाइन में चेंज करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले a1 a2, इसका मतलब 1/2 1/6, ये मिला के हुआ 1/12। a1 a2 1/2 1/3 -1/3, ये माइनस, तो ये +1/4, और अंडर रूट, ये हो जाएगा अपने पास 1/4 प्लस 1/9 प्लस 1, और ये हो जाएगा 1/36 प्लस 1 एंड 1/16। इन सभी को सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो हमें यहाँ से एंगल मिल जाएगा। तो ये एंगल आएगा cos थीटा इज इक्वल टू समथिंग, कोई 1 के आसपास आप इसे कैलकुलेट कर ले, 0। ये मिलेगा मेरे को, क्योंकि मुझे यहाँ से दिख गया ये आ रहा है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ये दोनों पॉजिटिव है। 1/2, 1/2 का मतलब 1/12 a1 a2 प्लस b1 b2, मतलब ये -1/3 एंड प्लस 1/4 a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। इनका एलसीएम अगर ले लिया जाए, तो इनका एलसीएम आएगा, ये आ गया 12 यहाँ से मिला 1, ये हो जाएगा -4, और ये हो जाएगा +3। सो ये यहाँ मिलेगा 0। तो cos थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है। इसका मतलब जो एंगल है दैट इज थीटा इक्वल टू π/2। तो इन दोनों लाइन के बीच का एंगल है π/2। आप चाहें तो इस फॉर्मूले को पूरा सॉल्व कर लें, लेकिन मैंने सिर्फ a1 a2 प्लस b1 b2 से सॉल्व करके ये पता कर लिया कि दोनों लाइनों के बीच का जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन AIEEE 2005 में आ रखा है। तो इसका मतलब ये है कि किसी न किसी एनडीए एग्जाम में हमको कभी ना कभी मिल सकता है। ओके, चलिए दूसरे क्वेश्चन में बात करें। दूसरा क्वेश्चन है अपने पास, सेकंड क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ये भी लाइन से ले रहे हैं। x-1, ये एक लाइन है हमारे पास, x-1 अपॉन -3 इक्वल टू y-2 एंड 2k इक्वल टू z-3 अपॉन 2। और दूसरी लाइन है हमारे पास x-1 3k इक्वल टू
y माइनस 5 एंड 1 अपॉन में 1 और z माइनस 6 डिवाइडेड बाय माइनस 5। सबसे पहले तो देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो थोड़ा सा हम लोग हाईलाइट कर ले कि हमारी जो पहली लाइन है ना, फर्स्ट लाइन, लाइन नंबर 1, ये कहाँ से पास हो रही है। अब फिर जो भी हमें निकालना है वो हम निकालते रहेंगे। लाइन नंबर 1 हमारी पास हो रही है 1, 2 और 3 से। और जो लाइन नंबर 2 है ना, 2, लाइन नंबर 2 जो है वो पास हो रही है 1, 5 और 6 से। हालांकि इनकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया कि लाइन कहाँ से पास हो रही है। अब हमें तो यही बताना है कि अगर हमारी दोनों लाइनें, ये जो हमें दोनों लाइनें दी गई हैं, अगर ये पैरेलल हैं, अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो क्या कंडीशन होगी। अब अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो हमने पढ़ा है पैरेलल की कंडीशन होती थी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 एंड इक्वल टू C1/C2। और अगर ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है तो क्या कंडीशन होगी। परपेंडिकुलर लाइन में हमने पढ़ा था A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2, ये हमने परपेंडिकुलर लाइन में पढ़ा था। तो इन कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम इसको लगा दें तो हमें मिलेगा -3/3, यानी इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। खैर मैं परपेंडिकुलर लाइन के लिए सॉल्व करते जा रहा हूँ इसे, कि इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अगर ये दोनों की दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो आपको के का वैल्यू बताना है। तो अगर दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हो तो के का क्या वैल्यू होगा, A1A2 मतलब -3 और ये मिला के 9K, B1B2 ये दोनों मिला के +2K, और C1C2 ये दोनों मिला के हमारे पास 10। और इसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं, टोटल ये 9 और ये आपका 2, तो ये माइनस का 9 आएगा क्योंकि -3 है। तो ये मेरे पास हो गया यहाँ से -7 इक्वल टू 0। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि k का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 10/7, अगर ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो। और पैरेलल की कंडीशन है तो ये लगा दी जाएगी। पैरेलल कंडीशन ये हो जाएगा -3/3k इक्वल टू 2k/1 एंड इक्वल टू 2/-5। सो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी के लिए, कट कर देंगे यहाँ से, तो के शुड बी इक्वल टू -2/5। इसी तरह से इन दोनों को भी सॉल्व कर लेंगे तो के की जो कॉमन वैल्यू आएगी वो ले ली जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ परपेंडिकुलर के लिए निकालना था तो हमने परपेंडिकुलर के लिए निकाल के सॉल्व कर दिया, क्योंकि के की यहाँ से दो वैल्यू जो आएगी वो इक्वल नहीं आएंगी। सो बेसिकली क्वेश्चन परपेंडिकुलर लाइन के था हम सॉल्व कर चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगले क्वेश्चन में बात कर ली जाए। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। लाइन की इक्वेशन चाहिए जो हमारी दी गई दोनों लाइनों के साथ, ये जो हमें दो लाइनें दी गई ना, इन दोनों लाइनों के साथ परपेंडिकुलर है। मतलब इस लाइन के साथ भी परपेंडिकुलर है, इस लाइन के साथ भी परपेंडिकुलर है, इन दोनों लाइनों पर लंबवत है। लंबवत मतलब परपेंडिकुलर है। और दूसरी बात कि आपकी जो लाइन है वो इस पॉइंट से पास हो रही है, -1, 3 और 2, यहाँ से लाइन पास हो रही है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें वो लाइन की इक्वेशन देखनी है जो किसी पॉइंट से पास होती है। तो हमने पढ़ा है कि किसी भी पॉइंट से जो लाइन पास होती है उसकी इक्वेशन होती है x-x1/a, y-y1/b एंड z-z1/c। ये हमारी वो इक्वेशन होती है जो किसी पॉइंट से पास होती है। अब हमारी लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है इस समय, तो हमारी लाइन पास हो रही है x1 के लिए, y1 के लिए, z1 के लिए रिस्पेक्टिवली, इन पॉइंट से जो हमारे पास लिखे हुए हैं। क्या पॉइंट है, -1, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, इसके बाद -3 ये वाला, और फिर अगला पॉइंट हो जाएगा 2। तो देखो आधी लाइन तो बन के हमारे पास तैयार हो गई। अब बस सिर्फ हमें दो चीजें निकालनी है, ए बी और सी का वैल्यू निकालना है कि डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे। अब हमने पढ़ा था कि जब भी कोई लाइन किसी लाइन के साथ परपेंडिकुलर होती है, तो ये दोनों लाइनें अगर परपेंडिकुलर हैं तो इनकी कंडीशन होती है A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 इक्वल टू 0। तो बस यही कंडीशन हम इसमें फॉलो करा रहे हैं। जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है A1, ये लिखा हुआ है A2, तो A1A2 मतलब A, B1B2 मतलब 2B, और C1C2 मतलब 3C, ये होंगे 0। इसी प्रकार दूसरी लाइन के लिए देखिए, -3 A1A2 प्लस B1B2 2B एंड प्लस C1C2 5C, ये भी होंगे 0। अब इन दोनों के बाद अब हमें इसमें लगाना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम वज्रगुणन के नाम से जानते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम इसमें लगाएंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, हमें मिलेगा A अपॉन, इसके बाद हम लिखेंगे B अपॉन, इसके बाद हम लिखेंगे C अपॉन, ये माइनस अगर आप
लिखना चाहें। अब देखिए A1 A2 वाला फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, A1 A2। यहाँ से इसे लिखा जा सकता है 2 का मल्टीप्लाई 5 में करूंगा तो ये हो जाएगा 10, और इस 2 का मल्टीप्लाई इधर 3 में करूंगा तो ये हो जाएगा -6। याद आया फॉर्मूला कुछ? इसके बाद बी पर आ जाइए, बी में लगाएंगे तो ये लिखा हुआ है 1, 1 का इसमें 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 5, -3 से ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा +9। और अब सी के लिए निकालें तो ये यहाँ से इसमें करेंगे मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 2, 1 का मल्टीप्लाई 2 में, और इधर 3 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये हो जाएगा +6 इक्वल टू रहा हमारे लिए के। अब हमें सिर्फ वैल्यू निकालनी है इसकी, तो ए की वैल्यू देखिए, ए की वैल्यू यहां से मिलेगी ए इक्वल टू 4 के, ये 4 के। इसी प्रकार बी की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, बी की वैल्यू हमें मिलेगी 9 और 5 मिलाकर होता है आपका 14, तो बी का वैल्यू हो गया 14 के। और सी की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी हमें सी इक्वल टू 8 के। इसका मतलब इसे लिखा जा सकता है, अगर इसे 2 से मल्टी डिवाइड कर दिया जाए, सो ए इक्वल टू 2 एंड बी इक्वल टू 7 एंड C इक्वल टू 4। तो ए बी सी की हमें वैल्यू मिल चुकी है, सबसे छोटी वैल्यू हम ले रहे हैं 2, 7 एंड 4। तो हमारी जो इक्वेशन होगी वो बन जाएगी x+1/2, y-3/7 एंड z-2/4। यही हमारी वो लाइन की इक्वेशन है जो दी गई दोनों लाइनों पर परपेंडिकुलर थी और साथ में -1, 3, 2 से होकर जा रही थी। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी लेते हैं हम इसमें, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये दो लाइनें दी गई हैं और दोनों दोनों जो लाइनें हैं वो पैरेलल हैं। पैरेलल लाइन कैसे? ये A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 ये सब बराबर है, इसका मतलब आपकी लाइनें पैरेलल है। अब इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस बतानी है कि इनके बीच में डिस्टेंस क्या होगी, इनके बीच की दूरी क्या है। तो देखो सबसे पहली बात तो, अगर लाइनें आपकी पैरेलल हैं, जैसे ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा बराबर होगी, जो भी रहे वो हमेशा बराबर रहेगी। और अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल नहीं होती तो इनके बीच की जो मिनिमम दूरी है, न्यूनतम दूरी, वो 0 होती। ये मैं आपको बता के आया हूँ क्लासरूम में। अब देखो प्रॉब्लम यहां से है कि जब ये लाइन आपकी पैरेलल है तो इस लाइन पर कोई भी एक पॉइंट अगर हम लें तो इस लाइन की यहां से जो दूरी आएगी वो दोनों केस में बराबर होगी। तो सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं कि हम एक कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ एक पॉइंट ले लिया है, ये एक पॉइंट में ले रहा हूं यहाँ से, लाइन में बना दूं पहले पूरी। ये कोई लाइन है और इस एक लाइन पे मैंने ये पॉइंट लिया, मान के चलिए 2, 3 और 4, क्योंकि आपकी लाइन 2, 3 और 4 से पास हो रही है। और ये वाली जो लाइन है, सेकेंड लाइन, इस वाली लाइन की इक्वेशन है x-1, x-1/2 इक्वल टू y-2/3 एंड इक्वल टू z-3/4। तो देखो सबसे पहले तो हमें ये पता कर लेना है कि हमारी लाइन पैरेलल है, हमने पता कर लिया, क्वेश्चन में दिया भी है। दूसरी लाइन फिर हम ये पता करते हैं कि हमारी जो सेकंड वाली लाइन है वो किस पॉइंट से पास हो रही है। तो हमारी जो सेकंड वाली लाइन है वो इस पॉइंट से पास हो रही है, इसका नाम है 1, 2 और 3। तो सबसे पहले हम इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। इसे हमने नाम दिया है, सपोज करें ये हमारे लिए है ए, ये हमारे लिए हो गया बी। तो सबसे पहले डिस्टेंस निकाली जाएगी ए बी। तो ए बी आएगा √(x2 - x1)² मतलब 2 - 1 1², फिर y2 - y1² मतलब 3 - 2 1², और z2 - z1² मतलब 4 - 3²। ये हमें मिला √3। ये हमारे लिए डिस्टेंस आ गई ए बी की। फिर हम लोग डिस्टेंस निकालने जाएंगे, जिसको हम कहते हैं कि डिस्टेंस है ये हमारे लिए, यहाँ कोई पॉइंट लिया मैंने सी, ये है बी सी। तो बीसी की डिस्टेंस आप देखें, एक आपको प्रोजेक्शन की लेंथ बताई थी कि प्रोजेक्शन की लेंथ कैसे निकाली जाती है, प्रोजेक्शन मतलब प्रक्षेप, तो बीसी हमारा प्रक्षेप है। बीसी जो है वो प्रक्षेप है, और प्रक्षेप के लिए मैंने आपको सूत्र लिखाया था x2 - x1 एंड y2 - y1, एंड इसे मैं पूरा लिख दूं इस सूत्र को, x2 - x1, हाँ, L प्लस y2 - y1 m प्लस Z2 - Z1 × n, ये प्रक्षेप का सूत्र होता है। तो हम प्रक्षेप की लंबाई निकालने जा रहे हैं, देखते हैं इसे हम। तो प्रक्षेप की लेंथ, या ये जो प्रक्षेप है हमारा बी से लेके सी तक, इसकी लेंथ हमें निकाल दी x2 - x1 L प्लस y2 - y1 m प्लस Z2 - Z1 n। ये प्रक्षेप का फॉर्मूला है, इसे आप याद रखेंगे।
ये अक्सर हमें किसी न किसी पेपर में मिल सकता है, और वैसे मैंने आपको लिखाया भी है। ये है प्रक्षेप। तो देखो, अब प्रक्षेप निकालने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए वो लाइन जिसका प्रक्षेप चाहिए। जैसे ये वाली लाइन है हमारे पास अभी, बी से लेके ए तक। तो इसके हमें पॉइंट पता होना चाहिए। तो ये पॉइंट हमारे पास है, ये रहे हमारे पास पॉइंट जो हमें पता है पहले से। तो x2 - x1 लिखने जा रहा हूं मैं। x2 - x1 मतलब 2 - 1, x2 - x1 प्लस, फिर लिख रहा हूं मैं y2 - y1 मतलब 3 - 2 प्लस 3 - 2, और फिर लिख रहा हूं मैं प्लस 4 - 3। अब बारी आती है इस लाइन की, जिस लाइन के हमें डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। तो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं a/√a² + b² + c²। मतलब यहां से अगर डायरेक्शन कोसाइन निकालूं तो पहला डायरेक्शन कोसाइन मैं यहां निकाल रहा हूं आपको। ये पहला डायरेक्शन कोसाइन आएगा L = 2/√a² मतलब 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का फिर से लिखूंगा मैं तो 4 का 16, 16 4 20 9 29। तो L = 2/√29। तो L की वैल्यू यहां से मिली 2/√29, M की वैल्यू मिलेगी 3/√29, और N की वैल्यू मिलेगी 4/√29। इसे अपन लिख सकते हैं 2/√29, क्योंकि दो में से एक जाएगा तो एक बचेगा, दो में से एक जाएगा तो एक बचेगा, तो एक मिलेगा। तो यहां से एक पूरा ही कैलकुलेट करके लिख दूं मैं। यहां से मुझे मिलेगा एक, ये एक, ये फिर से एक, और ये फिर से एक। तो इसे लिखा जा सकता है एक, एक और एक, और यहां से ये दो, तो ये दो, ये आपका फिर से तीन, और ये आपका चार। तो देखो ये अपना बन जाएगा आपका चार, और यहां से ये तीन मतलब सात, और यहां से अपने को मिलेगा ये दो मतलब नौ। तो इन सब का एलसीएम लेने के बाद आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 9/√29। पहले मैं पूरी स्टेप लिख रहा था, मैंने आधी स्टेप कर दी है। 4 में 3 घटा के एक, और ये 4 का मल्टीप्लाई करके सब कुछ लिख दिया। अब देखो ये बीसी की वैल्यू मिल चुकी है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें एसी मिल जाएगा। AC = इसका ए बी का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, ये मिला 3, और इसका स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 81/29। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये मिलेगा 87 - 81/29। तो इसे लिखा जा सकता है 6/29 या 29, वो भी अंडर रूट के साथ। तो ये रही हमारे प्रक्षेप की लंबाई के साथ साथ ये कर्ण की लंबाई, और ये हमने निकाल दी अपने परपेंडिकुलर लेंथ, जिसको आप एल या डी या किसी से भी बता दीजिए। अभी मैं इसे पी से बता रहा हूँ। सो पी = √6/29। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसका एक मेथड और होता है जिस पर भी मैं बात करने वाला हूँ दूसरे। चलिए आइए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। अब हमारे पास ये इस क्वेश्चन में मैंने आपके लिए एक बिंदु है, और बी और सी दो बिंदुओं से जाने वाली एक लाइन है। तो मैंने क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लिया है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या है कि एक लाइन है, ये कोई लाइन है जो बिंदु बी और सी से होकर जा रही है। तो अगर बिंदु बी और सी से होकर जा रही है तो इस रेखा का समीकरण आपको निकालना है। तो दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण हम निकाल सकते हैं। दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण होता है x - x1। तो देखो इसे मैं लिख रहा हूं x माइनस, ये मैंने पॉइंट ले लिया x1, तो x - 0 = y - y1। तो y - 1 मतलब y+1 इक्वल टू z - 3। अब मुझे चाहिए इनके लिए ए बी और सी की वैल्यू, मतलब x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1। तो देखो इसे ऐसे निकाल रहा हूं मैं। यहां से मैंने लिखा x2 - x1 मतलब 0 - 2, तो ये -2। फिर लिखा -1 और +3, तो ये हो गया आपके लिए +2, क्योंकि -1 एंड माइनस माइनस +3 हो जाएगा, और 3 -1 ये हो गया आपके लिए 4। ये हो गया हमारे लिए लैम्डा। तो इस प्रकार से हमें इसकी इक्वेशन मिल गई, लाइन की इक्वेशन -2, 2 और 4। तो जो ए की वैल्यू आएगी ना, डायरेक्शन रेशियो, जिसे हम रेशियो कहते हैं, दिक कौज्या, दिक अनुपात, वो आएंगे यहाँ से -2। तो इसे लिख सकता हूं मैं -1, इसे लिख सकता हूं मैं 1, और इसे लिख सकता हूं मैं 2। तो ये हो गए डायरेक्शन रेशियो, अनुपात। छोटे से छोटे फॉर्म में हमें अनुपात बताने होते हैं, तो मैंने बता दिए -1, 1 और 2।
-1 1 और 2। तो ये तो रही हमारी लाइन की इक्वेशन जो तैयार हो चुकी है। अब देखो लाइन हमारी किसी एक पॉइंट से पास हो रही है, ये पॉइंट हमने ले लिया कि हमारी लाइन पास हो रही थी 0 -1 और 3 से। यहाँ कहीं तो भी एक पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट ए है जो कि है -1 8 और 4। अब देखो सबसे पहले तो हमें ये निकालना है इस लाइन के अंदर कि ये जो पॉइंट है ए, इस पॉइंट से अगर एक लंब खींचा जाए, परपेंडिकुलर खींचा जाए, तो ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या होंगे, एफपी क्या होंगे। दूसरा पॉइंट हमें निकालना है कि इसका जो इमेज पॉइंट है ये क्या होगा, मतलब प्रतिबिंब बिंदु क्या होगा। अब देखो इसके लिए हमने दो फॉर्मूला पढ़े थे, एक स्ट्रेट लाइन 2D में पढ़ा था, एक प्लेन में पढ़ा था 3D में। वो वाला फॉर्मूला आपको याद होगा AR+X1 वाला, लेकिन वो हमें यहाँ पे यूज नहीं करना। एक्चुअली यूज वही करेंगे लेकिन थोड़ा सा अलग फॉर्म में। तो इसे हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि ना तो ये 3D की प्लेन है और ना ही हमारे पास 2D वाली लाइन है। तो देखो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, जरा एक चीज को जरा गौर से देखना है। सबसे पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी इस वाली जो लाइन है, ये BC वाली जो लाइन है, इसके डायरेक्शन रेशो क्या है। तो हमें इसके डायरेक्शन रेशो पता है, ये है -1 1 और 2। दूसरी बात हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी जो ए और सी वाली लाइन है, इसके डायरेक्शन रेशो क्या है। क्योंकि अगर दोनों के डायरेक्शन रेशो हमें मालूम चल गए तो हमें पता होना चाहिए फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है, लंब पाद बिंदु निकालना है। इसका मतलब ये दोनों लंबवत होंगे और लंबवत होने की कंडीशन होती है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले मैं ये वाला पॉइंट निकालने जा रहा हूं, जिस पॉइंट को मैंने पकड़ा हुआ है कि सपोज कर लीजिए ये पॉइंट है डी। अब डी की जो लोकेशन होगी वो मैं निकालने जा रहा हूं। तो डी की लोकेशन आप देख लीजिए, बिंदु डी की लोकेशन, पॉइंट जो आपका डी हो, तो बिंदु डी की लोकेशन में बात कर रहे थे। तो बिंदु देखो डी की लोकेशन में निकालने जा रहा हूँ, ये रही। यहाँ से -2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये हो जाएगा -2 लैम्डा और साथ में ये 0। लेकिन मैं इस -2 को, इस 2 को और इस 4 को इस तरह से कट करके लिख चुका हूँ। ये आ गया 1, ये आया था 1 और ये भी आया था 2। तो डायरेक्शन रेशो लिखे हुए तो -1 1 और 2। तो यहाँ से पॉइंट जो मिलेंगे ना वो पॉइंट ये होंगे। सबसे पहला पॉइंट होगा डी के लिए, पॉइंट डी। ये पॉइंट आएगा आपका -λ और +0 तो लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट आएगा लैम्डा -1 और तीसरा पॉइंट आएगा अपने लिए 2λ+3। 2 का मल्टीप्लाई लैम्डा में और ये -3 दे जाके +3। तो देखो ये वाला पॉइंट आपको मिल चुका है, डी पॉइंट आपको मिल चुका है। अब हम निकालने जा रहे हैं एडी के डायरेक्शन रेशो। एडी के डायरेक्शन रेशो, एडी के डायरेक्शन रेशो या एडी के दिग अनुपात। दिग अनुपात हमने पढ़े थे कि दिग अनुपात होते हैं, अगर आप दो बिंदु बता दें तो दिग अनुपात होते हैं x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। तो यहाँ से दिग अनुपात जो हमें मिलेंगे, देखिए वो लिखने जा रहा हूँ। सबसे पहला दिग अनुपात मिलेगा x2 - x1, x2 -x1, तो ये मिला आपको -λ+1। दूसरा मिलेगा y2 -y1, मतलब लैम्डा -1 एंड -8, तो लैम्डा -9। और तीसरा मिलेगा 2λ+3 -4, तो ये हो जाएगा -1। ये मिले हमें एडी के डायरेक्शन रेशो। एडी के डायरेक्शन रेशो ये लिखे हुए हैं। इसी प्रकार हमारे पास ये पॉइंट लिखा हुआ है एडी नहीं बीडी के डायरेक्ट, हाँ एडी के डायरेक्शन रेशो। इसके बाद हमारे पास लिखे हुए हैं बीडी या बीसी, बीडी या बीसी के डायरेक्शन रेशो, वो हमारे पास पहले से लिखे हुए हैं। ये हैं -1 1 और 2। अब देखो दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है ना, तो दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में कंडीशन लगेगी A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। तो देखो मैं कंडीशन लगा रहा हूँ A1 A2, मतलब -λ+1 और A1 A2 प्लस B1 B2 λ -9 इंटू 1 एंड प्लस 2λ -1 इंटू 2 इक्वल टू 0। तो यहां से हमें मिल जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो लैम्डा -1, इधर से प्लस लैम्डा, ये -9, इधर से 2λ, 4λ हो जाएगा ये। तो ये हो गया 4λ, 4λ और -2 इक्वल टू 0। अब देखो ये 4, ये 1 और ये 1 मिला के हुआ 6λ। और यहाँ से ये -1 -9 मतलब -10 और -2 मिला के हुआ -12 इक्वल टू 0।
तो लेमडा की वैल्यू आ गई 2। ये मिला हमें लेमडा, यहाँ से हमें 2 मिल चुका है लेमडा। अब सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं हमारे फुट पॉइंट। तो देखो फुट पॉइंट हमारे क्या थे, फुट पॉइंट थे हमारे ये डी के बिंदु। तो डी के बिंदु हमारे क्या क्या थे, सबसे पहला था लेमडा, तो लेमडा की वैल्यू, अब डी के लिए बिंदु आ रहे हैं मतलब हमारे फुट पॉइंट आ रहे हैं, तो लेमडा की वैल्यू 2 मतलब -2। इधर से -2, ये मैंने रखा 2 - 1, तो ये मिला अपने को 1। यहाँ रखा 2, तो 2 2 जा 4, 4 और 3 मिला के 7, तो ये आ गए हमारे फुट पॉइंट। ये हमें मिले यहाँ से फुट पॉइंट, जो कि होंगे -2, सबसे पहला पॉइंट, -2, फिर 1 और फिर ये 7, तो ये हमें मिले फुट पॉइंट। फुट पॉइंट के बाद अब हम इसकी अगर प्रतिबिंब बिंदु निकालना चाहें, इमेज पॉइंट, तो वो भी निकाले जा सकते हैं। तो प्रतिबिंब बिंदु निकालने के लिए आपको मालूम होना चाहिए ये वाला जो पॉइंट है ये बिल्कुल इसके बीचों बीच होगा। तो इसे हमने मान लिया यहाँ से कोई पॉइंट हमारा, दैट इज आई, जे और के। तो यहाँ से हमें पहला जो पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा आई -1/2 इक्वल टू, सबसे पहला पॉइंट है -2, तो इसे हम लिखेंगे आई, यहाँ से ये हुआ -4 और ये माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1, तो आई की वैल्यू हमें मिल जाएगी -3। इसी तरह से हम जे का वैल्यू और के का वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें जो इसके इमेज पॉइंट मिलेंगे वो पहला मिलेगा -3, दूसरा मिलेगा हमें -2 और तीसरा पॉइंट हमें मिलेगा 10। इस तरह से हमें तीनों पॉइंट मिल जाएंगे। 10 और 4 14, 14 और से लिखा हुआ है 7, तो ये हमारे पास एक पूरा क्वेश्चन तैयार है जिसमें मैंने आपको इमेज पॉइंट और फोट ऑफ द परपेंडिकुलर दोनों निकाल के दिया है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है भाई। चलिए एक बार और चेक कर लीजिए आप इसको, फोट ऑफ द परपेंडिकुलर को, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, तो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा। पिछले क्वेश्चन में बेस्ड ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ करने के लिए, इसे आप अपना होमवर्क समझ सकते हैं। इसमें देखो मैंने आपको क्या क्या दिया है, मैं आपको सारी चीजें बता दूं एक बार। सबसे पहले मैंने आपको इसमें दिया है कि आपके पास एक पॉइंट है, ये 1 6 और 3 एक पॉइंट है, और एक लाइन है x/1, y-1/2, z-2/3। मतलब आपकी जो लाइन दी गई है वो 0 1 और 2 से पास हो रही है, और लाइन के जो डायरेक्शन रेशो हैं, दिग अनुपात जो है वो आपको दिए गए हैं 1 2 और 3। तो सबसे पहले आपको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बताना है, मतलब अभिलंब के पाद बिंदु बताना है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बताना है। दूसरा फिर आपको इमेज पॉइंट बताना है, आप इमेज पॉइंट भी बताएंगे। तीसरा ये जो परपेंडिकुलर बनेगा इसकी आपको इक्वेशन बनानी है, मतलब कुल मिला के लाइन की इक्वेशन बतानी है। ये 3 क्वेश्चनों का जवाब आपको देना है। उम्मीद है कि आप इसको कर पाएंगे, अगर ना कर पाए तो आप इसको मुझसे पूछ सकते हैं, मैं फिर इसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। प्लीज आप इसे सॉल्व करें, प्लीज सॉल्व इट। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो आपके सितंबर 22 से लिया है, एक स्फीयर और एक लाइन और एक प्लेन से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एक स्फीयर है हमारे पास, तो देखिए ये रहा हमारे पास एक स्फीयर, ये रहा एक गोला जिसे हम स्फीयर कह रहे हैं, और स्फीयर का सेंटर हमें दिया गया है। थोड़ा सा ठीक ठाक बना लेते हैं इससे पहले। ये एक स्फीयर है छोटा सा, और इसके जो सेंटर हैं वो हो गए हमारे पास 2 3 और 4, और ये रही इसकी त्रिज्या। त्रिज्या कितनी है, रेडियस r इक्वल टू अंडर रूट, ये मैं आपको पिछले लेक्चर बता चुका हूँ त्रिज्या कैसे निकाली जाती है। तो 2 का स्क्वायर मतलब यू स्क्वायर 4, 3 का फिर आपका 9 और 4 का ये 16, माइनस डी आता था तो ये माइनस डी, मतलब ये हो गया प्लस, तो ये +16। अब देखो 16 16 32, 32 4 36, 36 और 9 ये मिला के हुआ आपका √45। तो इसकी त्रिज्या की जो वैल्यू आ गई वो दैट इज आर आ गई हमारे पास √45। अब देखो क्वेश्चन में लिखा था कि ये जेड एक्सिस इसकी टेंजेंट ही हमें चेक करना है। तो सपोज करो ये रही इसकी जेड एक्सिस, ये हमने ले ली इसकी लिए जेड एक्सिस, ये हो गई हमारे लिए वाई एक्सिस, एज यूजुअल ये हमारे लिए वाई एक्सिस, और ये हमारी जो है वो एक्स एक्सिस। इस तरह से मैंने इसे बना लिया। अब ये पॉइंट हो गया 0 0 और 0 ओरिजिन। अब देखो यहाँ से जो भी डिस्टेंस ट्रेवल की जाएगी वो जेड एक्सिस पर होगी, है ना, और यहाँ से जो भी डिस्टेंस ट्रेवल की जाएगी वो एक्स एक्सिस पर होगी, और यहाँ से जो भी डिस्टेंस ट्रेवल की जाएगी वो वाई एक्सिस पर होगी। तो यहाँ से हमने जो डिस्टेंस ट्रेवल की है एक्स एक्सिस पर कितनी है 2, वाई एक्सिस पर है 3 और जेड एक्सिस पर है 4। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट हुआ आपके लिए ये वाला जो जेड एक्सिस को टच कर रहा है वो वाला। तो ये हुआ एक्स के लिए 0, वाई के लिए भी 0 और जेड के लिए होगा 4। तो ये रही हमारे लिए 4, है ना भाई। तो ये जेड को टच कर रहा है इस समय, तो इस जेड एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट है ना वो हमारे पास हो जाएंगे, एक तो 0 और 0 और 4।
अब देखो इसमें क्या है कि ये आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। सपोज करें कि हमारे पास ये कोई जेड एक्सिस है और यहाँ पे ये कोई पॉइंट है दैट इज 0 0 और 4, और यहाँ कहीं हमारा सेंटर है। ये रहा 2 3 और 4, केवल समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो आप इस पॉइंट को यहाँ से मिलाएंगे, प्रोजेक्शन की लेंथ निकाल के ला रहा हूं मैं, है ना। तो ये रहा आपका इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, जिसे आप पहले मैं एक्स पहले प्रोजेक्शन निकाल के ला रहा हूँ। तो प्रोजेक्शन हमने पढ़ा था कि इस लाइन के ऊपर जो प्रोजेक्शन है वो कितना होगा। प्रोजेक्शन हमने पढ़ा था x1 - x2 इंटू एल एंड प्लस फॉर्मूला अभी पिछले वाली स्लाइड पे लिखा भी है आपके पास। तो देखो अपन इससे ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 में से 0 गया तो बचेगा आपका 2, 3 में से 0 गया ये आपका बचेगा 3, फिर 4 में से 4 गया ये आपका बचेगा 0। और फिर हम निकालते थे हमारी लाइन की, जिस लाइन पे हमें निकालना है उस लाइन पे डायरेक्शन कोसाइन। तो कोसाइन आ गई देखो 0/√। 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर है 4 का स्क्वायर, मतलब ये आपके लिए आ गया 16। 16 का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा आपका 4। तो ये आ गया आपके लिए 4। यहाँ से आपको मिलेगा 0/4 और यहाँ से आपको मिलेगा 4/4। तो देखो ये हो गया 0, ये भी हो गया 0 और ये भी हो गया 0। तो सब आपके 0 0 मिला के 0। इसका मतलब ये जो प्रोजेक्शन आप बन रहा है, ये प्रोजेक्शन ये 0 है। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि हमारा 0 0 4 वाला पॉइंट और हमारा 2 3 पॉइंट ये प्रोजेक्शन में नहीं है। इसका मतलब सीधा सीधा परपेंडिकुलर है। इसका मतलब हम इनकी सीधी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो सीधी डिस्टेंस अगर त्रिज्या रेडियस के बराबर हुई तो ये इसको टच करेगा, और अगर त्रिज्या रेडियस परपेंडिकुलर की लेंथ के बराबर नहीं हुई तो ये इसको टच नहीं करेगा, है ना भाई। तो आप चेक कर सकते हैं इसको निकाल के लेंथ, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा देते हैं। अभी चेक कर लेते हैं कि ये इसके बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो √(x2 - x1) होल स्क्वायर प्लस (y2 - y1) होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं तो ये आ गया हमारे लिए सेंटर ए से लेके यहाँ किसी पॉइंट बी तक का डिस्टेंस ए बी इक्वल टू (x2 - x1) का स्क्वायर, मतलब 2, 0 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 में से 4 गए तो ये 0। मतलब कुल मिला के हमारे पास आया √13। तो ए बी का जो वैल्यू है वो रेडियस त्रिज्या आर के बराबर नहीं है। √13 इज नॉट इक्वल टू √45। इसका साफ साफ मतलब है कि हमारा जो स्फीयर है वो जेड एक्सिस को टच नहीं कर रहा, मतलब जेड एक्सिस इसकी टेंजेंट नहीं है। ये क्वेश्चन सितंबर 22 में आया था। अब अगर जेड एक्सिस टेंजेंट नहीं है तो फिर क्या है। तो फिर हमने इसके लिए भी कंडीशन पढ़ी थी जो मैंने आपको स्फीयर में बताई थी। कंडीशन नंबर 1, अगर P और रेडियस R ये दोनों बराबर हैं तो टच करता है। नंबर 2, अगर P का वैल्यू रेडियस R के वैल्यू से ज्यादा होता है तो ना तो टच, नो कट, नो टच। और थर्ड कंडीशन पढ़ी थी हमने कि अगर P का वैल्यू R की वैल्यू से कम होता है, अगर लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, ये जो आपकी लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर आएगी ये अगर रेडियस से कम होती है तो हम कहते हैं कि उस केस में हमारे स्फीयर ने या हमारे सर्कल ने कट किया है। इसका मतलब एक इंटरसेप्ट कट होगा। खैर हमें पेपर में जो पूछा गया था केवल इतना पूछा गया था कि जेड एक्सिस को टेंजेंट है या नहीं। तो चेक हमने कर लिया तो हम कहते हैं जेड एक्सिस की टेंजेंट नहीं है। सितंबर 22 का क्वेश्चन है, आप पेपर में देखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन हम लाइन से ही ले रहे हैं, क्वेश्चन में लिख दूं। देखिए अगले क्वेश्चन में आपके पास ये दो लाइनें हैं। सपोज करो ये एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, और दोनों लाइनें इस तरह से प्रतिच्छेद कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो आपको ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने हैं, प्रतिच्छेदी बिंदु निकालने हैं। तो सबसे पहले हम इस बात को समझ लें कि लाइनें अगर समांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं, तो इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी वो किसी बिंदु को लेकर निकाली जा सकती है, अल्फा बीटा गामा। ये एक क्वेश्चन जस्ट अभी अपन ने पिछली स्लाइड पे किया है। इसके अलावा अगर दो लाइनें अगर पैरेलल नहीं है तो इन दोनों लाइनों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो 0 होगी अगर वो एक ही प्लेन में लाई करती हैं। तो जैसे ये आपका ये जो आपकी स्क्रीन है, स्लाइड है, इस स्लाइड में एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो दोनों की दोनों जो लाइनें हैं वो इसी स्लाइड के अंदर हैं। अब अगर ये दोनों लाइनें स्लाइड के बाहर हो जाएं, मतलब ये को प्लेनर ना रहें, समतलीय ना रहें, समतलीय नहीं रहें, मतलब एक लाइन आप इस तरह से लीजिए इस स्लाइड के अंदर, दूसरी लाइन कहीं ऊपर लीजिए स्लाइड से ऊपर इस तरह से। अब इनके बीच की दूरी जो होगी वो किसी ना किसी एक पॉइंट से आएगी, और वो सबसे कम दूरी होगी वो जो इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर होगी, दैट इज
जो इनमें के बीच में लंबवत दूरी होगी, ऐसी लाइनों को स्क्यू लाइंस कहते हैं। तो स्क्यू लाइन कौन सी लाइन होती है? स्क्यू लाइन वो लाइन होती है जो समतलीय नहीं होती। जैसे इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, जो अपने वायर, जो बिजली के वायर होते हैं, जैसे एक खंभा लगाइए, आपने एक तार डाल दिया इस तरह से ना, फिर आपने देखा कि एक और तार आ रहा है इस तरह से, ये ऊपर से निकल के आया और ये इस तार से ऐसे चला गया। ध्यान रखना ये तार एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं। तो देखो, एक तार ये पड़ा हुआ है बिजली का, और एक तार ये ऊपर से कहीं से भी आ रहा है, दोनों बिजली के तार है। अब ये वाला तार इस तार के साथ समतलीय नहीं है और समांतर भी नहीं है। इसका मतलब ये दोनों तार जो बिजली के आपस में इस तरह से पड़े हुए हैं, इनको हम स्क्यू लाइंस कहते हैं। उम्मीद करता हूँ स्क्यू लाइन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब स्क्यू लाइन के बीच की जो डिस्टेंस आपको निकालनी होती है, स्क्यू लाइन के बीच की जो डिस्टेंस आप निकालेंगे, उसके लिए हमारे पास एक मेथड है पूरा। उस मेथड को पहले हम फॉलो करेंगे। एक फॉर्मूला भी है, लेकिन पहले हम मेथड सीखते हैं। मेथड के बाद फिर हम देखेंगे कि फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें हम एक बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमारा ये जो पॉइंट है, इसको हमने लिखा अल्फा और इसको हमने लिखा बीटा। ये हमारी पहली लाइन है। पहली लाइन के लिए हम ये पॉइंट की लोकेशन पता कर लेते हैं। तो पहली लाइन, फर्स्ट लाइन के लिए हमारी जो पॉइंट की लोकेशन है, ये वाला पॉइंट, ये होगा हमारे पास 3α+1। दूसरे के लिए होगा -α एंड +1। एंड थर्ड के लिए होगा 0 से अल्फा कैंसिल, सो ये आ जाएगा हमारे पास ओनली 1, -1। तो ये तो रहा हमारे फर्स्ट पॉइंट की लोकेशन, है ना भाई। सेकंड लाइन के लिए जब हम लोकेशन निकालने जाएंगे, तो सेकंड लाइन के लिए लोकेशन हमें मिलेगी, दैट इज 2β+4। और 0 से बीटा मतलब ये 0, क्योंकि ये 0 है। और अगली लोकेशन मिलेगी हमें 3β-1। तो ये देखिए, हमें ये वाले पॉइंट मिल चुके हैं। अब अगर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इस वाली पॉइंट की लोकेशन यहां मिली, और दूसरी वाली लाइन के लिए सपोज करो इस पॉइंट की लोकेशन यहां मिली, तो ये दोनों पॉइंट सेम है। अगर दो लाइनें कट कर रही हैं, तो ये दोनों पॉइंट की आपकी जो लोकेशन मिल रही है वो सेम है। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट सेम है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम है। तो इसको लिखा जा सकता है 3α+1 इक्वल टू 2β+4। इसी तरह से लिखा जा सकता है -α+1 इक्वल टू 0। और इसी तरह से लिख सकता हूँ -α इक्वल टू 3β-1। अब देखो, यहाँ से अपने को क्या क्या मिल सकता है। यहाँ से सबसे पहले निकल रहा है, यहाँ से अल्फा का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू मिला यहाँ से 1, है ना भाई। अल्फा का वैल्यू 1 निकाल दिया है। अब आप चूंकि कंपटीशन के स्टूडेंट है, तो अल्फा का वैल्यू निकाल के हम लोग सीधे आगे बढ़ जाएंगे, अल्फा का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हम पूरा कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, हम साथ में बीटा की वैल्यू भी निकाल रहे हैं। अब बीटा की वैल्यू अगर निकालने जाएंगे, तो बीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी मिलेगी, ये -1 इधर शिफ्ट करा दूंगा, तो बीटा का वैल्यू मिलेगा आपको -1+1, ये हो जाएगा 0। तो बीटा हमें मिला 0। अब देखो, बीटा और अल्फा का वैल्यू यहाँ पुट करने पर, दो इक्वेशन से अल्फा बीटा का वैल्यू निकालने पर थर्ड वाली इक्वेशन वेरीफाई होनी चाहिए। अगर हम लोग अपने 12th स्टैंडर्ड में हैं, तो ये पूरा करेंगे। अदरवाइज अगर हम कंपटीशन में हैं, तो केवल अल्फा या बीटा का वैल्यू निकाल कर, क्योंकि हमें टाइम बचाना है, तो केवल अल्फा या बीटा का वैल्यू निकाल कर हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। अल्फा का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और बीटा का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो हमें हमारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं वेरीफाई कर रहा हूँ एक बार। अल्फा का वैल्यू यहाँ मैंने 1 रखा, तो 3+1 4 आ जाएगा, और बीटा का वैल्यू 0 रखा, तो 4 और 4 बराबर आ जाएगा। इसका मतलब अल्फा बीटा हमारे काम की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब देखो, पॉइंट निकाल रहा हूँ मैं। यहाँ सबसे पहला पॉइंट, मैंने अल्फा का वैल्यू 1 रखा, तो ये पॉइंट मिला मेरे को 4। 3 यहाँ से यहाँ भी रखा, फिर ये पॉइंट मिला मेरे को 0, और यहाँ ये मिला आपको -1। इसी तरह से अगर मैं बीटा का वैल्यू भी यहाँ लेता हूँ, बीटा का वैल्यू यहाँ रख दूं, तो बीटा का वैल्यू रखने पर यहाँ से मिलेगा 4। यहाँ वैल्यू रखने के लिए गुंजाइश ही नहीं है, तो ये 0। और अगर यहाँ भी रख दूं, तो यहाँ से मिलेगा -1। देखिए, दोनों की दोनों सेम है। इसका मतलब आपको आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल चुका है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा 4 0 -1। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब इसमें समझने लायक बात क्या है, जरा उस पर गौर कर लें। सबसे पहली बात ये इसमें समझने लायक ये है कि आप इतना पूरा क्वेश्चन नहीं करेंगे। आप सिंपल वन लाइन सेकंड लाइन के पॉइंट निकाल के बराबर करके, इस तक किसी भी एक इक्वेशन को सॉल्व करके, या तो अल्फा या बीटा किसी एक का वैल्यू आप निकाल के सीधा आप यहां पे लाके पुट कर देंगे। वेरीफाई करने की हमें कोई जरूरत नहीं है कि ये अल्फा बीटा कैसे आ रहे हैं, थर्ड इक्वेशन वेरीफाई हो रही है या नहीं हो रही है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस तरह के और भी क्वेश्चन आपको आपकी बुक में मिलेंगे। आप कहें तो एक क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूं। कहेंगे कैसे, मैं ही लिख देता हूं, आप इस क्वेश्चन को कीजिएगा। इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है आप। तो चलिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया होमवर्क में, आप इनके बीच में, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, आप इनके लिए इंटरसेक्टिंग
सेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे। आप निकालेंगे इनके लिए प्रतिच्छेदी बिंदु। ठीक है भाई। चलिए अब मैं इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले आप इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेंगे, लेकिन मैं निकालने जा रहा हूँ इनके लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सपोज करें ये दो लाइनें अगर इस तरह से हैं एयर के अंदर 3D में, और इनके बीच की ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, कि ये सबसे न्यूनतम दूरी है, तो इनकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है दो लाइन की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, सपोज करें पहली लाइन है x-a 1/(x minus x1) अपॉन a1 इक्वल टू y-y1/b1 एंड इक्वल टू z-z1/c1, दैट इज अल्फा। एंड दूसरी लाइन है x-x2 अपॉन a2, y-y2/b2 एंड z-z2 अपॉन c2, ये आपकी बीटा। तो इन दोनों लाइनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, जिसे हम न्यूनतम दूरी कहते हैं, न्यूनतम दूरी स्क्यू लाइन के बीच, किस लाइन के बीच? स्क्यू लाइंस के बीच। स्क्यू लाइन वो लाइन होती है जो नॉन कोप्लेनर होती हैं। पिछली स्लाइड पर अभी बताया था, असमतलीय। वो रेखाएं जो असमतलीय असमांतर हों उन्हें हम स्क्यू लाइंस कहते हैं। तो स्क्यू लाइंस के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी, दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो होगी हमारे लिए डिटर्मिनेंट x2 माइनस x1, मतलब दोनों पॉइंट आपके x2 माइनस x1, इसके बाद y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। ओके। L1 या A1, अगर A1 के साथ है तो A1 B1 एंड C1, A2 B2 एंड C2, डिवाइडेड बाय अंडर रूट। अब देखिए, डिवाइडेड बाय अंडर रूट फॉर्मूला बेहद आसान है। इसे हम लिखेंगे x2, यहां से वैल्यू निकालने जा रहा हूं मैं, A1 A2 को छोड़ के B1 C2 माइनस B2 C1 का स्क्वायर, प्लस इसके बाद A1 C2 एंड A2 C1 का स्क्वायर, प्लस, और फिर आखिर में लिखेंगे हम A1 A2 A1 B2 माइनस A2 B1 का स्क्वायर। ये रहा दो लाइनों के बीच में, दो स्क्यू लाइनों के बीच में न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला। इसको आप याद बड़े आराम से कर पाएंगे, देखने में जरूर बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर आप देखें गौर से तो कितना सिंपल फॉर्मूला लिखा हुआ है। इतना सा फॉर्मूला है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, L1 M1 N1, L2 M2 एंड N2। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में लिखा हो तो अंडर रूट, ये पूरा आपका अंडर रूट। अब देखो, पूरा नहीं लिखूंगा, यहाँ मैं छोटा सा आपके लिए लिख के दे दूंगा इतना सा। इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, दैट इज अंडर रूट, और इसे लिख रहा हूं मैं सिग्मा M1 N2 माइनस M2 N1 होल स्क्वायर। ये सिग्मा में सारी बात कंप्लीट हो गई कि हाँ, इसके अंदर ये सारी चीजें आ रही हैं। तो देखो, छोटा सा फॉर्मूला ये था, इसको और छोटा करके मैंने ये लिख दिया। आपको M1 M2 से प्रॉब्लम है तो आप ये भी लिख सकते हैं L1 L2, मैंने अभी इन दोनों का प्रोडक्ट करके यहाँ लिख दिया है। उम्मीद करता हूँ ये फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा। अब अगर अब अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की वैल्यू जीरो हो जाए, मतलब अगर न्यूनतम दूरी अगर जीरो हो जाए, तो आपको क्या मिलेगा भाई? आपको मिलेगा फिर x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1, A1 B1 C1, A2 B2 एंड C2। इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी? जीरो। इसका मतलब अगर इसकी वैल्यू जीरो मिल रही है तो आप कहेंगे कि हमारी दोनों लाइनें, बोथ लाइन, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद करेंगी, मतलब इंटरसेक्ट करेंगी। दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी अगर इसकी वैल्यू जीरो है तो। ठीक है ना भाई?
तो अगर इनके बीच की शॉर्टर डिस्टेंस जीरो हुई तो दोनों की दोनों लाइन जो है वो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, मतलब इंटरसेक्ट करेंगी। अब देखो अगर दो लाइनें प्रतिच्छेद करें, जैसे इस प्लेन में एक लाइन पड़ी हुई है और कहीं ऊपर एयर में, आप समझना एयर में ये एक और लाइन पड़ी हुई है, तो ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। लेकिन अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो ये लाइन जस्ट इसके ऊपर इस तरह से हो जाएगी, मतलब ये इन दोनों पॉइंट की जो मिनिमम डिस्टेंस है वो जीरो हो जाएगी। इसका मतलब अगर जैसी लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, दो लाइनें, अगर दो लाइनें आपको दी गई हैं, दोनों की दोनों लाइनें अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, मतलब अगर आपकी लाइनें इंटरसेक्टिंग लाइनें हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, जैसे ये आपका कोई प्लेन है, ये इस प्लेन में ये एक लाइन इस तरह से पड़ी हुई है और दूसरी लाइन भी इसी तरह से आके पड़ी हुई है, और दोनों के बीच की जो टोटल डिस्टेंस है वो जीरो है, तो आप कहेंगे कि आपकी दोनों लाइनें, बोथ लाइन कोप्लेनर है, मतलब समतलीय है, अगर इनके बीच की शॉर्टर डिस्टेंस जीरो आ रही है तो, है ना भाई। जैसे जैसे ये प्रीवियस क्वेश्चन को मैं ले रहा हूं जो मैंने आपको भी दिया था। क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स अपॉन वन, वाई माइनस टू अपॉन टू, जेड प्लस थ्री अपॉन थ्री। तो यहां से अपने पास इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्स, चलिए एक दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूं, मैं ये ले रहा हूँ, एक्स माइनस वन अपॉन टू इक्वल टू वाई माइनस टू अपॉन थ्री इक्वल टू जेड माइनस थ्री, और जो दूसरी लाइन है वो है एक्स माइनस टू अपॉन फोर इक्वल टू वाई माइनस थ्री अपॉन फोर एंड इक्वल टू जेड माइनस फाइव, दैट इज फाइव। सो कुछ वैल्यूज हैं, इसमें मैं चेंज कर लूँ थोड़ा सा, एक तो ये वैल्यू, दूसरी ये वाली वैल्यू। सो एक्स माइनस टू अपॉन थ्री एंड जेड माइनस फोर अपॉन फाइव। हाँ अब देखिए मेरे पास ये दो लाइन है, मुझे चेक करना है कि ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो इंटरसेक्ट करेंगे तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा, अगर ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा, और अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया तो इसका मतलब दोनों लाइनें कहीं ना कहीं कट करेंगी, और दोनों लाइनें जैसे ही कट करेंगी तो एक ही एक प्लेन में हो जाएंगी, है ना भाई। दोनों लाइनें किसी ना किसी एक प्लेन में हो जाएंगी। तो दोनों लाइनें जो किसी ना किसी एक प्लेन में है उसके लिए हम लोग निकालने जा रहे हैं कि ये हमारी जो लाइनें होंगी, इसे हम कुछ इस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले शॉर्टर डिस्टेंस होनी चाहिए जीरो, अगर लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं तो। और अगर लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं तो शॉर्टर डिस्टेंस निकालने के लिए हमने सीखा था, दैट इज एक्स टू माइनस एक्स वन, मतलब ये आपका वन और ये आपका टू, तो टू माइनस वन वन, ये थ्री, ये माइनस टू, ये होगा थ्री माइनस टू, और ये फोर और ये माइनस थ्री, मतलब फोर माइनस थ्री। इसके बाद ये टू, थ्री और फोर, ये आपका थ्री, फोर और फाइव। ए वन, ए टू, बी वन, बी टू, सी वन, सी टू, इन सबकी वैल्यू लिख दी गई है। इसके बाद इसे लिखा जा सकता है, इसे और छोटा सा कर दिया हमने, वन, वन और वन, ये हो गया टू, थ्री, फोर, और ये हो गया थ्री, फोर, फाइव। डिटरमिनेंट की मदद से इसे आप लिख सकते हैं वन, वन, वन। ये प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, थ्री में से टू को माइनस कर रहा हूँ, वन, फोर में से थ्री माइनस वन, और ये वन, ये हो गया आपका थ्री, फोर और फाइव। और आपको मालूम है अगर दो रो या दो कॉलम इक्वल हो जाए तो ये जीरो हो जाता है। इसका मतलब शॉर्टेड डिस्टेंस हो गया जीरो, इसका मतलब ये दोनों की दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, इसका मतलब ये दोनों की दोनों लाइनें समतलीय है, मतलब आपकी कोप्लेनर है। ठीक है भाई। तो और शॉर्टर डिस्टेंस अगर जीरो है तो ये प्रतिच्छेद करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आप निकाल सकते हैं। इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना मैंने अभी आपको पिछली कुछ स्लाइड में बताया था, ये रहा था इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने का तरीका, जिसको मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ से आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, ये दो लाइनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ी स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइन के लिए हमने पढ़ा कि अगर स्क्यू लाइन कट करती है तो उनके बीच की शॉर्टर डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी अगर जीरो होती है तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, और अगर लाइनें प्रतिच्छेद कर रही हैं तो इसका मतलब है कि वे कोप्लेनर होंगी। तो इस तरह से मैंने आपको लाइन से रिलेटेड ये सारी चीजें बता दी, थ्री डी की लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से बनता है, अच्छा बनता है। आप लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे और लाइन की समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है भाई, चलिए जब तक अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, वैसे तो प्लेन से है लेकिन हम लोग करेंगे इसे लाइन से, है ना। क्वेश्चन ये है कि ए बी सी डी चार पॉइंट है हमारे पास, और आपको बताना है इन चार पॉइंट्स
कि चारों पॉइंट को प्लेनर है, मतलब एक ही प्लेन में लाई करते हैं, हमें ऐसा बताना है। तो देखो पहले कंडीशन समझ लेते हैं। सपोज करो ये कोई प्लेन है हमारे पास, ये हमारे पास कोई प्लेन हो गया, ये इस तरह से ये कोई प्लेन है, ये हमारे पास 1 2 3 और ये 4, ये चार पॉइंट है, दैट इज ए, ये बी, ये हमारे पास सी और ये हमारे पास डी। अगर आप ए बी ये एक लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं और सी डी ये इस लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं, ए बी और सी डी लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं, और आप ये प्रूव कर लेते हैं कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये ए बी और सी डी के बीच की जो डिस्टेंस है, वो भी अभी थोड़ी देर पहले हमने किया कि अगर इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्क्यू लाइन वाले फॉर्मेट से, अगर स्क्यू लाइन मानते हुए इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 है, तो इसका मतलब ये होगा ये एक ही प्लेन में लाई करेंगे। और अगर एक ही प्लेन में लाई करेंगे तो हम सीधे सीधे लगा सकते हैं कि x2 माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था थोड़ी पिछली स्लाइड पे, ये वाला, इसे हम अप्लाई कर सकते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू 0, अगर स्क्यू लाइन मान के चले। तो देखो हम यहाँ से सबसे पहले दो लाइनें बना लेते हैं। एक लाइन बनाते हैं ए बी की, ए बी की, तो ए बी की जो लाइन होगी ना हमारे पास, वो होगी x-4 एंड y-5 एंड z-1 अपॉन x2 माइनस एक्स वन वाले फॉर्मूला से हम इसे लिख सकते हैं 5 मतलब 4, और 5 और एक ये 6 आपका, और एक और ये आपका एक मिला के दैट इज होगा आपका 2। तो ये तो रही हमारी पहली वाली लाइन। दूसरी लाइन जो कि होगी हमारी सी डी, तो सी डी वाली लाइन हमारी कितनी होगी, x-3, y-9 एंड z-4। और यहाँ पर भी हम x2 माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन लिख दें, तो ये हो गया 3, ये हो गया आपके लिए 4, ये हो गया 7, इक्वल टू ये आपके लिए 9, ये आपके लिए 4, तो 9 माइनस 4 5, और ये 4 माइनस 4 ये हो गया हमारे लिए 0। तो ये इक्वेशन हो गई हमारे पास बीटा। अब देखिए शॉर्टर डिस्टेंस अगर हमें बतानी है, तो शॉर्टर डिस्टेंस हो गया हमारे लिए इसके लिए, दैट इज x2 माइनस एक्स वन, 4 माइनस 3 मतलब 1, y2 माइनस वाई वन, 4 माइनस 9, तो ये -4, और z2 माइनस z1, 1 माइनस 4, ये हो गया हमारे लिए -3, 4, a1, b1 6 एंड c1 2। इसी तरह से a2 7, b2 5 और ये c2 0। अब अगर इनके बीच की डिस्टेंस 0 आती है, तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि हाँ ये दोनों लाइनें कोप्लेनर है, मतलब ये चारों के चारों पॉइंट कोप्लेनर होंगे। देखिए सॉल्व कर लेता हूं मैं। 0 सबसे पहले 7 से सॉल्व किया ऐसे, 7 से सॉल्व करेंगे तो 2 8 जा, ये हो गया आपके लिए -8, और ये +18। इसके बाद माइनस, ये 5 से ओपन कर देता हूँ इसे, 5 से ओपन करेंगे तो ये 2 यहाँ से, और ये कर देंगे तो ये प्लस का 12, बाकी 0 से ओपन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो 0 हो जाएगा। 8 18, ये आ गया आपका 70, और ये 12 और ये भी आ गया आपका 70, तो 70 70 माइनस 0 हो जाएगा आपका। इसका मतलब इन दोनों से ए बी से बनने वाली लाइन और सी डी से बनने वाली लाइन की जो शॉर्टर डिस्टेंस है वो 0 है। इसका मतलब ये स्क्यू लाइंस नहीं है, ये स्क्यू लाइंस नहीं है। और अगर ये स्क्यू लाइंस नहीं है तो इसका मतलब है ये एक ही प्लेन में लाई कर रही हैं। इतनी बात क्लियर हुई। एक ही प्लेन में लाई करेंगी, इसका मतलब लाइन आपकी जो होंगी वो कैसी होंगी, समतलीय होंगी। समतलीय है तो आपके जो पॉइंट्स हैं ए बी सी और डी, ये सारे के सारे समतलीय बिंदु हैं। अब ये मत कहिएगा कि इसको आप वेक्टर से भी कर सकते हैं, इसे वेक्टर से भी किया जा सकता है, इसे प्लेन के फॉर्मूला से भी किया जा सकता है, बट मैंने अभी अभी आपको इसको लाइन के फॉर्मूला से करके दिया है। चलिए प्लेन के और क्वेश्चन भी हम देखते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं प्लेन का हम लोग। तो आपके लिए एक क्वेश्चन और लिया मैंने कि आपको एक प्लेन की इक्वेशन बतानी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन जो एक लाइन सेगामेंट ए और बी, तो ये कोई लाइन सेगामेंट है आपका ए और बी, ये कोई पॉइंट है आपके दैट इज ए और ये बी, इसको बाइसेक्ट करने वाले, और राइट एंगल पे बाइसेक्ट मतलब समकोण पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। समकोण पर बाइसेक्ट का मतलब समद्विभाजित, मतलब इसको बाइसेक्ट करने वाला कोई प्लेन है, ये कोई आपका प्लेन है जो इसको बाइसेक्ट करते हुए निकला है, मतलब हाफ हाफ करते हुए निकला है। इसकी हमें इक्वेशन चाहिए। तो ये ऐसे निकल गया इसको हाफ करते हुए, तो ये जो हाफ है ना, ये इसका मिड पॉइंट होना चाहिए, है ना भाई। तो इसका मिड पॉइंट कहाँ पर है, प्लेन में। तो सबसे पहले इसका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट आएगा 2, मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट आएगा 2 + 4, ए और बी का मिड पॉइंट 2 + 4 6, डिवाइडेड बाय 2 मतलब 3, 2 + 4 6, डिवाइडेड बाय 2 मतलब 3, 3 + 5 8, डिवाइडेड बाय 2 मतलब 4, एंड 4 + 8 12, डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका 6, ये मिड पॉइंट आ गया।
अब देखो, अब हमें क्या है कि इस लाइन की इक्वेशन बतानी है, तो हमारा जो प्लेन है ना, प्लेन, ये प्लेन का नॉर्मल है, और प्लेन का नॉर्मल ए बी के पैरेलल है। प्लेन का जो नॉर्मल है वो ए बी के पैरेलल है, इसका मतलब ए बी के जो डायरेक्शन रेशो होंगे, ए बी के डायरेक्शन रेशो मतलब अनुपात, वही हमारे प्लेन के भी होंगे, क्योंकि प्लेन का नॉर्मल और ए बी एक दूसरे के समांतर हैं, और समांतरों में डायरेक्शन रेशो बराबर होते हैं। तो ए बी के डायरेक्शन रेशो होंगे, ये ए और ये बी दो पॉइंट हैं, तो एक्स टू माइनस एक्स वन मतलब 4 - 2 2, 5 - 3 मतलब 2, एंड 8 - 4 मतलब 4। तो ये रहे ए बी के डायरेक्शन रेशो, जिसको हम ए बी और सी कहेंगे। अब इसमें हमें निकालनी है प्लेन की इक्वेशन। तो प्लेन की जो इक्वेशन हमने पढ़ी थी, वन पॉइंट फॉर्म। वन पॉइंट फॉर्म क्या था हमारा? ए x - x1 प्लस बी y - y1 प्लस सी z - z1 इक्वल टू 0। तो a का जो वैल्यू है वो है 2, एंड x - x1। अब ये जो पॉइंट है आपके, ये वाली जो पॉइंट मिड पॉइंट निकाले, ये इसी प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो प्लेन में रख देता हूं यहां पर मैं, दैट इज 3 प्लस बी का वैल्यू 2, y - y1 का वैल्यू है मेरे पास 4, एंड प्लस सी का जो वैल्यू है वो है 4, और z माइनस ये आपके पास 6, दैट इक्वल टू 0। इसे हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं। पूरा सॉल्व करके हमें मिलेगा 2x 2y और 4z। 2 का मल्टीप्लाई 3 से -6 -8, 2 का मल्टीप्लाई 4 से और 4 का मल्टीप्लाई इधर, तो ये 24 दैट इक्वल टू 0। तो देखिए, ये आपका -6 और ये आपका 24, ये मिला के हुआ 30, 30 और 38। तो इसे लिख सकता हूँ x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 19। ये आपकी उस प्लेन की इक्वेशन रही, जो दो लाइनों, मतलब एक लाइन के मिड पॉइंट से होते हुए बाइसेक्ट करते हुए जा रही थी, और साथ में राइट एंगल पर उसको बाइसेक्ट कर रही थी। तो ये स्लाइड की इक्वेशन अपन ने निकाल दी है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए लिया है मैंने, बेहद आसान क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन। क्वेश्चन को आप समझे, पहले हिंदी में बोल रहा हूं मैं, कि एक प्लेन है, वो एक्सेस को, मतलब एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस को ए पर, बी पर और सी पर कट करता है। तो ए पर, बी पर, अब सी पर जब कट करेगा, तो ये हमारा एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, और ये हमारा जेड एक्सेस। तो यहाँ पर इसने ए पे कट किया, यहाँ इसने बी पे कट किया, और यहाँ इसने सी पर कट किया। अब जब कट करेगा, तो कट करने के बाद ये इस तरह से एक प्लेन बनाएगा। ये हमारा एक प्लेन बना, थोड़ा सा सही से प्लेन बना दूं। ये हमारा एक प्लेन बना, जो एक ट्रायंगल जैसा दिखेगा आपको। ये ए को मिलाया बी से, और बी को फिर मिलाया सी से, और सी को मिलाया फिर हमने ए से। तो ये वाला जो पॉइंट मिला, हमें मिला A 0 0। ये जो पॉइंट मिलेगा, ये मिलेगा 0 B 0, और ये जो पॉइंट मिलेगा, ये हमें मिलेगा 0 0 C। तो ये अपना बन गया एक ट्रायंगल। इसके बाद इसमें बना हुआ है कि जो ट्रायंगल बन रहा है ना, ABC ट्रायंगल, इसका जो सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड मतलब केंद्रक, ये दिया गया है 2 - 1 3। तो आपको प्लेन की इक्वेशन बतानी है। तो सेंट्रोइड यहाँ के बीच में होगा, इस तरह से। सेंट्रोइड हमको मालूम है कि प्लेन, अगर आपके पास 3 पॉइंट है, तो सेंट्रोइड ऐसे निकाला जाता है, सेंट्रोइड G इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। इसी तरह से y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो हमारे पास इस समय जो x1 है वो है 0, सो सॉरी a, प्लस दूसरा हुआ हमारे पास x2, ये 0, और फिर ये x3, है ना भाई। तो हमारे पास सारे के सारे पॉइंट आ गए, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। इसी तरह से हमें मिलेगा 0 प्लस बी प्लस 0 अपॉन 3, और 0 प्लस 0 प्लस 0 सॉरी सी अपॉन 3। और इन सब की जो वैल्यूज हैं वो हमें क्वेश्चन में गिवन है। इसकी जो वैल्यू गिवन है पहले वाले की, a/3 दैट इज 2, और दूसरे वाले की जो गिवन है b/3, ये है हमारे लिए -1, और c/3 ये है हमारे लिए 3। तो यहाँ से हमें ABC की वैल्यू मिल जाएगी। ए की वैल्यू मिलेगी हमें ए का वैल्यू 6, बी की वैल्यू -3, और सी की वैल्यू 9। तो इक्वेशन बनती है हमारे पास x/a, y/b, z/c इक्वल टू 1 से x/6, y/-3 एंड z/9 इक्वल टू 1, है ना भाई। तो ये इक्वेशन बन के हमारे पास पूरी तैयार है। अब आप चाहे तो इसे सॉल्व करके थोड़ा सा और लिख सकते हैं। तो सॉल्व करके बाद जो फाइनल इक्वेशन बनेगी,
वो हो जाएगी कुछ हमारी, एलसीएम ले लीजिएगा, 3x - 6y एंड +2z इक्वल टू 18। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.